भारत में हड़प्पा सभ्यता के बाद आता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का आधार वेद हैं। वेद जो साक्षात भगवान के श्रीमुख से निकले हैं, इसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। जो वैदिक संस्कृति थी उसके निर्माता आर्य थे। जो आर्य शब्द है वह उसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य एक भाषा सूचक शब्द है, यह किसी जाति का सूचक नहीं है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, इसलिए उस टाइम के लिखित विवरण नहीं मिलते, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्ञान को शब्दों के दायरे में नहीं बांधा जा सकता, इसलिए वे ज्ञान को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। इसी का जो वैदिक साहित्य है उसे कहते हैं श्रुति साहित्य, और इसे संहिता भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य के बारे में जानने से पहले एक बहुत बड़ा प्रश्न यह है कि आर्य भारत के ही निवासी थे या वे कहीं और से भारत आए थे। विभिन्न विद्वानों ने इस प्रश्न की अलग अलग व्याख्या की है। जो भगवान दास गिडवाणी नामक इतिहासकार हैं, उनकी पुस्तक है रिटर्न्स ऑफ द आर्यन। उसमें उन्होंने लिखा कि आर्यों का मूल निवास स्थान भारत ही था। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद ने आर्यों का निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश बताया है, और ऋग्वेद में सप्त सैंधव को देवकृत योनि कहा गया है। ऋग्वेद में देवासुर संग्राम का वर्णन है। इस संग्राम में असुर पराजित हुए और सप्त सैंधव छोड़कर पश्चिम की ओर ईरान चले गए, और वहीं पर ग्रंथ है जिंद अवेस्ता ईरान में है ये। उसमें अहुर माजदा का वर्णन है जो असुरों का देवता था। तो अविनाश चंद्र दास ने साबित किया कि सप्त सैंधव प्रदेश आर्यों का निवास स्थान था। पंडित गंगानाथ झा ने ब्रह्मर्षि देश को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया, और ऐसे ही एक इतिहासकार हुए डॉक्टर LD कल्ला। उन्होंने कश्मीर और हिमालय प्रदेश के आसपास के एरिया को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया। एक इतिहासकार हुए DS त्रिवेदी। उन्होंने देविका प्रदेश को आर्यों का निवास स्थान बताया। ये देविका नदी मुल्तान अफगानिस्तान में बहती है। ये कहते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान वहां था। और हमारे आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती और पार्टीजर ने आर्यों को तिब्बत क्षेत्र का निवासी बताया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में इसका उल्लेख किया है। और ऐसे ही हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महानेता बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव बताया है। उनकी पुस्तक है द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है। इतिहासकार हर्ट और पेंका ने आर्यों की शारीरिक बनावट के आधार पर उनको जर्मनी प्रदेश का मूल निवासी बताया है। और एक इतिहासकार हुए हैं P गाइल्स। उन्होंने भाषा विज्ञान, भौगोलिक सीमाएं, वनस्पति, अनाज और पशुओं में जो समानताएं हैं उस हिसाब से उन्होंने यूरोप में हंगरी और डैन्यूब नदी घाटी को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया। गार्डन चाइल्ड और नेहरिंग के अकॉर्डिंग 3000 ईस्वी पूर्व जो मृदभांड दक्षिणी रूस में पाए गए हैं, आर्य उन मृदभांडों से परिचित थे। तो उनके अनुसार दक्षिणी रूस में जो यूक्रेन स्थान है वो आर्यों का मूल निवास स्थान है। ऐसे ही एक अन्य महान इतिहासकार हुए हैं जर्मनी के मैक्स मूलर। उन्होंने मध्य एशिया में बैक्टीरिया को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। उन्होंने यह सिद्ध किया है कि ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता की कई भाषाएं एक समान हैं। जैसे वैदिक इंद्र है तो वहाँ अवेस्ता का इंद्र, वैदिक वायु अवेस्ता का वायु, वैदिक मित्र अवेस्ता का मित्र। ऐसे ही जैसे पशुओं के नाम कुत्ता, घोड़ा, वृक्ष के नाम भुर्ज, देवदारू और मैपिल, ये हिंद यूरोपीय भाषाओं में समान पाए गए हैं। इसलिए इस आधार पर आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया में बैक्टीरिया जो एल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में यूरेशिया है वहां पर माना गया है। आर्य भारत के निवासी थे या बाहर से आए थे, इस बात को लेकर आज भी बहुत बड़ा विवाद है। कुछ विद्वान कहते हैं आर्य लोग 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास भारत आए। मैक्स मूलर के विचार से उनका भारत में आगमन 1200 या 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास माना गया। लेकिन मैक्स मूलर एक सच्चा ईसाई था। वह बाइबल की घटनाओं पर अटल विश्वास करता था। बाइबल में संसार की रचना 23 अक्टूबर 4004 ईस्वी पूर्व को मानी गई है। इसलिए उसने 6000 वर्षों के भीतर पूरा इतिहास मानव का फिट बैठाना था। इसलिए उसने आर्यों का आगमन 1000 ईस्वी पूर्व माना। बहुत
से विद्वानों का मत है कि आर्य मूल रूप से भारत के ही निवासी थे, वे कहीं बाहर से नहीं आए थे। उन विद्वानों ने अपना मत का समर्थन में तर्क दिया है कि कोई भी ऐसा साक्ष्य में नहीं मिलता जो 5000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के बीच नए समुदाय का भारत में आगमन का वर्णन करता हो। इसके अतिरिक्त जो हड़प्पाई स्थलों से नर कंकाल मिले हैं वे आधुनिक निवासियों के कंकालों से मिलते जुलते हैं। इतना सब होने के बावजूद आर्यों को कैसे बाहर का निवासी माना गया, यह एक रोचक कहानी है। इटली के फ्लोरेंस नगर का एक सौदागर फिलिप्पो ससेती ने गोवा में 5 वर्ष बिताए और उसने यहाँ पर संस्कृत का अध्ययन किया। तो उसने पाया कि जो यूरोपीय भाषाएं हैं, लैटिन, ग्रीक, वे संस्कृत से बहुत सी मिलती जुलती हैं। बाद में सर विलियम जोन्स ने इसी धारणा को आगे बढ़ाया कि इस दोनों भाषाओं में समानताएं हैं। यूरोपीय और भारतीय भाषाओं में समानता होने के कारण इन विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला कि भारतीय और यूरोप वासियों के पूर्वज किसी समय साथ साथ रहते थे और एक ही भाषा बोलते थे, बारोपीय। एक सुप्रसिद्ध मानव विज्ञानी और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एडमंड लीच ने 1990 ईस्वी में कल्चर थ्रू टाइम एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेज नामक पुस्तक में आर्यंस इन्वेंशंस और फॉर मिलेनिया में लिखा है कि विचारशील विद्वान अब भी यह विश्वास क्यों करते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ है। इस प्रकार की कल्पना अब भी आकर्षक क्यों है। सच मानिए, आर्यों का आक्रमण तो कभी हुआ ही नहीं। एशिया माइनर, जिसे हम पश्चिम एशिया भी कह सकते हैं, वहां पर आर्य संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। 1400 ईस्वी पूर्व एक अभिलेख मिला है बोगुजगोई में, जिसमें संधि की शर्तों की रक्षा के लिए कुछ देवताओं को साक्षी बनाया गया। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नास्ते देवता प्रमुख थे। बोगुजगोई के नास्ते देवता की पहचान ऋग्वेद के अश्विन देवता से की जाती है। बोगुजगोई के ही एक लेखक का ग्रंथ मिला है जिसमें 1, 13, 5, 7 का उल्लेख है। इसकी ऋग्वेद से समानता मानी जाती है। इतने साक्ष्यों के बाद भी इतिहासकार क्लियरली किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए और उन्होंने सर्वसम्मति से एशिया माइनर को आर्यों का मूल निवास स्थान मान लिया। अगला प्रश्न इसमें यह है कि वैदिक संस्कृति का टाइम पीरियड कब से कब तक था। वैदिक काल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट ऋग्वेदिक काल और दूसरा पार्ट उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं मिलता, इसलिए लोहे का ज्ञान 1000 ईस्वी पूर्व एटा जिले के तरंजीखेड़ा से प्राप्त हुआ है। तो जो ऋग्वेद काल की उच्च सीमा है उसे 1000 ईस्वी पूर्व मान लिया गया है। सिंधु सभ्यता का पतन 1500 ईस्वी पूर्व माना गया है, इसलिए ऋग्वेदिक काल की निम्न सीमा 1500 ईस्वी पूर्व रखी गई। इसी प्रकार उत्तर वैदिक काल को 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, जब द्वितीय नगरीय क्रांति आई, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद काल, उस टाइम तक उत्तर वैदिक काल निर्धारित किया गया। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों कुबा, कुरुम, गोमती और सुवास्तु का उल्लेख है। इसी तरह ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश का वर्णन मिलता है, जिसमें 7 नदियां, सिंधु नदी जो आज पाकिस्तान में है, सरस्वती, सतुद्री जिसे सतलुज नदी कहते हैं, विपाशा जिसे हम व्यास नदी कहते हैं, परुष्णी जिसे रावी नाम दिया गया है, वितस्ता, झेलम और अस्किनी जिसे हम चिनाब कहते हैं। इसको सप्त सिंधु प्रदेश बोला गया है। इससे स्पष्ट होता है कि आर्य पंजाब और अफगानिस्तान के आसपास फैले हुए थे। इसके पश्चात आर्य पूर्व की ओर बढ़े और कुरुक्षेत्र के निकट के प्रदेश पर अधिकार कर इसका नाम ब्रह्मभरत रखा गया। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है। इसी तरह कश्मीर की एक नदी मृदुवर्धा का वर्णन किया गया है। इस तरह ऋग्वेदिक आर्यों को पश्चिम में अफगानिस्तान, पूर्व में गंगा के पश्चिमी तट तक, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में राजस्थान की उत्तरी सीमा तक का पता था। ऐसे ही उत्तर वैदिक काल में आर्यों के प्रसार का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में विदे माधव की कथा में मिलता है। उसके अनुसार विदे माधव ने वैश्वानर अग्नि को अपने मुख में लिया और घृत नाम लेते ही अग्नि माधव के मुख से निकलकर पृथ्वी पर आ पहुंची। उस समय वह सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे और वह अग्नि पूर्व की दिशा की ओर बढ़ती गई और सब कुछ जलाती चली गई।
विदे माधव और उनका पुरोहित गौतम राहुगण उस अग्नि के पीछे पीछे चले और वह नदी सदानीरा, जिसे वर्तमान में बिहार की गंडक नदी कहते हैं, उस तक गई और उससे आगे ना गई। इसलिए यही आर्यों की पूर्वी सीमा निर्धारित की गई। शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी का भी उल्लेख मिलता है। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल तक आर्यों का बिहार तक अधिकार हो गया और दक्षिण में नर्मदा नदी तक। इसलिए कहा जा सकता कि आर्यों का पूरे उत्तरी भारत पर अधिकार हो गया, जिसका नाम उन्होंने दिया आर्यावर्त। आगे हम बात करते हैं वैदिक नदियों की। वैदिक संहिता में कुल 31 नदियों का उल्लेख है, जिसमें से 25 का उल्लेख अकेले ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सिंधु नदी को सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी, जिसे नदी तमाम मतलब नदियों में श्रेष्ठ कहा गया है। ऋग्वेद में विपाशा मतलब व्यास नदी का उल्लेख नहीं है। इसके स्थान पर कश्मीर की मृदुवर्धा नदी का उल्लेख है। ऋग्वेद में सरस्वती की सहायक नदी द्रस्वती है और इसकी पहचान आधुनिक चौतांग नदी से की जाती है। ऋग्वेद में समुद्र शब्द का भी उल्लेख है। उसमें लिखा है कि सिंधु और सरस्वती नदियां दोनों नदी समुद्र में गिरती हैं और विदेशी व्यापार में समुद्र का प्रयोग किया जाता है। इस वीडियो में हमने किया आर्यों का निवास स्थान, वैदिक समय, वैदिकों का भौगोलिक क्षेत्र और वैदिक नदियाँ। आगे हम वैदिक साहित्य जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनकी संहिताएं, उपनिषद, अगली वीडियो में हम वे कवर करेंगे।